चलिए। आज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, उन जिलों के जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारी है, ऑफिसर से, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया और एक रिव्यू किया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे कैसी पोजीशन है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कहाँ कहाँ पर मजलिस इलेक्शन लड़ सकती है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत पॉजिटिव रहा है और जो लोगों का एंथुसियाज्म, जो लोगों का जोश है, यकीनन जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का जो रवैया रहा है पार्लियामेंट विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो और वही चीज बाज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को जो वोट मिला है उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए साहब आए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। देखिए, आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है तो उसको पार्टी के अध्यक्ष साहब के साथ चर्चा करके और उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ भी बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो एमआईएम इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरांगे जी की इस पर्याय के बारे में? और की प्रेसिडेंट आप बोल रहे हो। देखिए, ही आप एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन हम पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति धर्म और मजहब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात हुए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह हुए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है तो। तो जिसकी मिस्ट्रेस है कि उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं उनको मिलना नहीं मिलना। हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरा आउट हो जाएंगे। फिर तो तानिक पूरा पीते 6 बजते की। ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते, क्या वही बोलना बच्चे ज्यादा पैदा करते, वो पागल है बोलने वाला। उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि टीएफआर रेट गिरा है। तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से। जैसा नरेंद्र मोदी
अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्होंने बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना। तो ये इनका नफरत है। अगर वो एम्पिरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया आज। ममता बनर्जी कल शरद पवार से मिले, कहा कि सरकार बहुमत में नहीं है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार भी वर्तमान सरकार। हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी क्या स्थिति है, किसके फेवर में है? अरे हम ही तो लड़ रहे मोदी से। घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले। मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता, सीट जीते। सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घरों पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई, निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो CSDS का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोर और लेस इट वाज द सेम। दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें, कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी, एक 85 ईयर ओल्ड बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। आप हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा। हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया। जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी है। घर सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के। लव जिहाद हमारे पे इल्जाम। तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है। मर्रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई, आप ये तो सवाल कम से कम हकायक को देखकर तो करो ना। नहीं, हाँ मैं बोल दिया आपका, आप नहीं मेरा आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों हराए, आप लोग इम्तियाज जलील क्यों हराए, ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। असेंबली में 288 सीटें हैं। आप कितने सीट देंगे? इम्तियाज साहब बोल। एक मिनट, महाविकास आघाड़ी के कितने सीट गिराने का आपका टारगेट? महाविकास आघाड़ी की सीट कितने गिराना है, क्या प्लान है आपके, क्या टारगेट? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो। अब आप, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि जीत करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत, डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है।
प्रकाश आंबेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लिख जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूं। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको। मगर हमारी वजह से नहीं टूटा अलायंस। आने वाले वक्त में अलायंस की गुंजाइश है किससे? अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेगा तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई अभी किसी से हमारी। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत है, ऐसा संजय राउत ने कहा है। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत में है, इस तरह का है। मोदी दौरे हुकूमत नहीं, इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। जलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। एक सवाल ये है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना अंकल, पूरा बोल दिए इनिशियल। अब सर, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आप कैसा देखते हैं सर? 10 साल के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है। हाँ, तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, उन्होंने एलओपी बन गए। ये है। कल विधानसभा की सीढ़ियों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए बीजेपी और शिवसेना। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसमें। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोग वो प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए। मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। उसके बाद आप पहली बार प्रेस से हैं यहाँ पे, तो ये जो महायुति को जो फटका बैठा है अजित पवार साथ में जाने के लिए, हाँ, महायुति के साथ अजित पवार साथ में गए, इसीलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे। तो आप कैसे देखते हैं ये महायुति सरकार विधानसभा के नजर से? देखिए, उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में। मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं। मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को खत्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाजत दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। सर, दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या बोलती है? मोदी सरकार 5 साल चलेंगी या गिर जाएगी? हाँ, 5 साल चलेंगे क्या? सरकार गिर जाएंगी? मोदी सरकार। दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या कहती है सर? एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया, तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है
तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अभी आप अधिवेशन में गए तुम्हारे को वहां जाने का है ना, लोकसभा का नहीं जाते। मैं ही पसंद आ गया तुमको।